सुरेश और नैना भाई बहन थे और बचपन से ही उन दोनों में बहुत लगाव था। उनके माँ बाप के गुजरने के बाद वो दोनों गांव से शहर आ गए थे। नैना एक कॉल सेंटर में काम करने लगी थी और सुरेश अभी भी काम ढूंढ रहा था। एक बार मकान मालिक उनके पास आया और बोला, देखो, मैंने तो तुम दोनों को काफ़ी लंबे वक्त से अपने घर पर किराए पर रखा हुआ है, लेकिन तुम दोनों कभी भी किराया समय पर नहीं देते हो। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे भैया, आप तो जानते ही हैं ना कि सुरेश को कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैं अकेले ही काम करती हूँ। जैसे ही सुरेश को कोई नौकरी मिल जाएगी, हम आपका समय पर किराया देने लगेंगे। अरे अरे, कब से मैं यही सुन रहा हूँ। अब बस बहुत हुआ। मुझे अब से अपना किराया एकदम समय पर चाहिए, और इतना ही नहीं, अब मैंने अपना किराया बढ़ा भी रहा हूँ। तभी वहाँ पर सुरेश आ जाता है और यह सब सुन लेता है। वह मकान मालिक से कहता है, क्या? अरे ये तो सरासर गलत है ना भैया, आप ऐसे अचानक किराया क्यों बढ़ा रहे हैं? ओहो, तो तुम मुझे बताओगे कि क्या गलत है और क्या सही? हाँ, अगर आपको तमीज नहीं है तो मुझे ही बताना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कल के कल तुम मेरा घर खाली करके यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। जाओ और कहीं जाके अपनी तमीज की शिक्षा दो। इतना बोलकर मालिक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ये सब तुमने क्या किया सुरेश? इस शहर में तो इतनी महंगाई है और बड़ी मुश्किल से तो हमें कम दाम पर यह घर मिला था। अब हम कहाँ जाएंगे भाई, और क्या करेंगे? तुमने क्यों उस मकान मालिक से झगड़ा किया? तो क्या मैं उसकी बकवास सहता रहता? नैना, अरे मैं काम ढूंढ तो रहा हूँ ना, जल्दी ही मुझे काम मिल जाएगा। देखना, तुम फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त है जिसकी घर खरीदने और बेचने का बिजनेस है। मैं उसके पास रहने के लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर करूँगा। कुछ वक्त के लिए वहाँ रह लेंगे, फिर तब तक कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। अगले दिन नैना और सुरेश अपने किराए का घर छोड़कर सुरेश के दोस्त के बताए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सुरेश का दोस्त भी उनके साथ आया हुआ था। देखो सुरेश, इस घर के जो मालिक है ना, वो विदेश में रहते हैं। यह घर काफ़ी सालों से खाली पड़ा हुआ है और मुझे इसे बेचने की जिम्मेदारी हाल ही में मिली है। यहाँ पर तुम आराम से कुछ दिनों तक रह सकते हो। थैंक यू सो मच बंटी, मैं जल्द ही जल्द कोई नौकरी ढूंढ लूँगा और यह घर खाली कर दूंगा। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। अरे सुरेश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आएगा ना। हाँ सुरेश, मैं तो एक बताना भूल ही गया बात। ये जो घर है ना, इसको लेकर कुछ कहानियाँ फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक दरवाज़ा है जो कि बड़ा ही रहस्यमयी है। जिसने भी उसे खोला है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ है। इसलिए कुछ भी हो जाए, तुम दोनों उस दरवाजे को मत खोलना। मुझे नहीं पता था बंटी कि तुम ऐसी कहानियों में भी यकीन करते हो। अरे ये सब केवल अफवाहें होती है ना। बस करो, क्या तुम भी सुरेश? अगर बंटी कुछ कह रहा है तो मान लो ना। बंटी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम उस दरवाजे से दूर ही रहेंगे। इसके बाद बंटी वापस अपने घर चला जाता है और सुरेश और नैना मिलकर घर की थोड़ी बहुत सफाई करने लग जाते हैं। रात हो जाती है और दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। आधी रात को सुरेश को जोरों की भूख लगती है। वह किचन की तरफ चला जाता है। आज तो मैंने रात का खाना ठीक से खाया भी नहीं था, इसलिए मुझे इतनी जोरों की भूख लगाई। चलो जल्दी से कुछ हल्का फुल्का खा लेता हूँ और सो जाता हूँ। कल सुबह उठ के नौकरी ढूंढने भी तो जाना है। सुरेश किचन से खाना खाकर जब वापस कमरे की तरफ जा रहा था, तब उसे वही भूतिया दरवाजा दिखाई दिया। तो यही है वो रहस्यमय दरवाजा। ये नैना और बंटी जैसे पढ़े लिखे लोग भी ना कैसी कैसी कहानियां पर यकीन कर लेते हैं। अभी तो नैना भी सो रही है, जरा मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ कि आखिर अंदर क्या है। सुरेश बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था और दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ओहो, इस जगह तो एक भी लाइट नहीं है। जरूर बिजली वाला यहाँ आने से डर गया होगा, इसलिए यहाँ लाइट नहीं लगाई। चलो बहुत टाइम पास हो गया, अब वापस चल लेता हूँ और सो जाता हूँ, वरना कल सुबह आँख नहीं खुलेगी। तभी एक रोशनी उसका पीछा करने लगती है। सुरेश वापस दरवाजे से बाहर आ जाता है। वो रोशनी भी उसके साथ साथ आती है। फिर वह अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन नैना उसे उठाने आती है। उठो सुरेश, क्या तुम्हें देर नहीं हो रही है? मुझे भी काम पर जाना है। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, जल्दी से खाकर चले जाना। नैना सुरेश की बातों को नज़रअंदाज कर देती है और जल्दी ही अपने काम पर चली जाती है। सुरेश भी नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसे पूरे टाइम यही महसूस हो रहा था कि उसके कंधों पर बहुत वजन है। जैसे तैसे सुरेश नाश्ता करके चला गया। ओहो, अभी तो मैं कुछ दूर ही चला हूँ
और अभी से मुझे लग रहा है कि मानो मैं यहीं गिर जाऊंगा। नहीं, मुझे वापस घर जाना पड़ेगा, वरना मैं पक्का यहीं गिर जाऊंगा। सुरेश वापस घर आ जाता है और मुंह धोने के लिए बाथरूम में शीशे में सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह शीशा देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस पर एक भूत सवार था। क्या भूत भूत, बचाओ मुझे, बचाओ कोई। चिल्लाना बंद कर, वरना मैं तुझे तुरंत खा जाऊंगा। क्या? नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मैंने कुछ नहीं किया। अरे यह कौन कहता है कि तूने कुछ किया है? तूने तो मेरी बहुत मदद की है। तूने मुझे उस अंधेरे कमरे की कैद से आजाद किया है। तूने मुझ पर बड़ा ही एहसान किया है। अच्छा, तो अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुझे अभी मेरी और भी मदद करनी है। हा हा हा। इतना कहकर भूत सुरेश के शरीर में घुस जाता है। अब सुरेश की आंखें एकदम लाल हो गई थी। तभी वहां पर नैना आ जाती है और सुरेश को ऐसा देखकर वह बहुत डर जाती है और उसकी चीख निकल गई। ये क्या है सुरेश, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं सुरेश नहीं हूँ। हा 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 हा। भूत नैना को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन डर के मारे नैना वहां से भागने लगती है। भागते भागते नैना जाकर स्टोर रूम में छुप जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये सुरेश को क्या हो गया है? अब मैं करूं तो करूं क्या? ओह, याद आया, बंटी को मैं फ़ोन करती हूँ। हाँ, अब वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। नैना जल्दी से जाकर बंटी को फ़ोन करती है और उसे सब कुछ बता देती है। थोड़ी ही देर में बंटी घर आ जाता है और छुपते छुपाते स्टोर रूम में जाकर नैना से मिलता है।